हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस का एक्सपेरिमेंट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल साइंस पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर नंबर 1 का भी सॉल्यूशन करवाया था। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में 2 या 3 दिन के बाद आप लोगों को गाला पेपर सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ए से, जहां पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड आंसर इन वन सेंटेंस एंड वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है विच सॉल्यूशन विल बी मोस्ट बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसका पीएच हाई हो। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीएच दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, दैट इज पीएच इज इक्वल टू 9। तो वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ब्यूटेनॉन इज अ कंपाउंड कंटेनिंग विच फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन यानी कि ऑन वर्ड आ रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे ऑन वर्ड दिखाई दे रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो वो पर्टिकुलर हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ पे कीटोन में ऑन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कीटोन। क्वेश्चन 3 में पूछा है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके फूड बनाते हैं। दैट मीन्स सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने देखा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ऐसा हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। इसमें से कौन सा सब्सटेंस लेंस बनाने के काम में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। अब क्वेश्चन 6 में पूछा है अकॉर्डिंग टू इंडियन एल्मेनेक द एक्चुअल सनराइज ऑफ वन डे इज 6:32 AM, सो द सन विल अपीयर इन द हॉरिजॉन एट। हमें पता है कि हॉरिजॉन पे जो सन है वो 2 मिनट्स अर्लियर दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो टाइम दिया है उससे 2 मिनट्स अर्लियर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है, तो हम वो वाला पार्ट जो है टिक कर देंगे। फिर अब फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं। डैश इज नोन एज टू बी द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। अब हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो आपको पता है कि ग्रेफाइट होता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे हमारा आंसर ग्रेफाइट। फिर 8th क्वेश्चन में पूछा है डैश इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, यानी कि लास्ट वाला, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑरस्टेड। 9th क्वेश्चन में पूछा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट इन डैश ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनिज्म की साइज सबसे ज्यादा है, यहाँ पे काउ है, तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर 10th में पूछा है वेरिएशंस क्रिएटेड ड्यूरिंग डैश बिकम्स हेरिटेबल, तो इसका आंसर आएगा लास्ट वाला, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर 11th वाले के अंदर पूछा है विथ अ कॉनकेव मिरर डैश रिफ्लेक्शन इज नॉट ऑब्टेन। कॉनकेव मिरर में कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल बनाता है, लेकिन वर्चुअल के साथ हमेशा एनलार्ज्ड होता है, वर्चुअल के साथ वो स्मॉल नहीं बनाता, तो हम टिक करेंगे हमारा आंसर वर्चुअल एंड स्मॉल। 12th में पूछा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 13। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। Then the closest inert gas to element X is। अब इसके क्लोजेस्ट सबसे इनर्ट गैस कौन सा है, तो एटॉमिक नंबर 10 वाला इससे क्लोजेस्ट होगा, और एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का होता है, तो इसका आंसर आएगा नियॉन। फिर ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास आते हैं। 13 नंबर में पूछा है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर बेसिक।
नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे फॉल्स। फिर पूछा है प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय टिश्यू कल्चर्ड मेथड, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर ट्रैवलर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड सी द स्काई एज डार्क ब्राउन, जो ट्रैवलर्स हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हैं वो स्काई को डार्क ब्राउन नहीं ब्लैक कलर के फॉर्म में देखते हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस ट्रू एंड फॉल्स का, दैट इज लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं होते, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे फॉल्स। फिर अब वन वर्ड्स वाले या वन सेंटेंस वाले आंसर है, दैट इज स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है सबसे पहले हॉर्मोन्स रिलीज करने का काम करती है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, और साथ साथ में इन सिस्टम की वजह से बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है, ठीक है, तो ये दो फंक्शन आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फिर पूछा है स्टेट द यूनिट कैरिंग जेनेटिक ट्रेड्स, जेनेटिक ट्रेड्स जो किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं थ्रू जीन्स, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे जीन्स। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट द शेप एंड डायमीटर ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का जो शेप है उसको हम स्फीयर कंसीडर करते हैं और उसका जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर जितना होता है, ये आप लोगों को याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी काम में आए। अब हमारे पास आते हैं मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एड्रीनल, अब एड्रीनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अबाउ द किडनी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अबाउ द किडनी। फिर टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम ये टिक कर देंगे हमारा आंसर। अब यहाँ पे जो 23 और 24 के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, सेम है, तो मैं यहाँ पे इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कर देता हूँ। फिर अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो CFC की वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, और पॉलीथीन जो है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन, जो 2 मार्कर्स होते हैं और उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एनी 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का, दैट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये जब रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में वहां पे सिल्वर रिलीज होता है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो NO3 2 टाइम्स गिवन है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे Ag जो है मेरा वो भी 2 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पे Ag के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप नोटिस करोगे तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। आप यहाँ पे सब कुछ काउंट करके देख सकते हो कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 26 अब आता है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच कैन नॉट। अब यहाँ पे आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसके कोई भी 2 एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं।
हाइड्रोजन के जो नीचे वाले हैं वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि मर्क्यूरी एंड कॉपर। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है, और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं थ्रू लंग्स, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। फिर वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये पर्टिकुलर आंसर आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन रिप्रोडक्शन। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंश्योर्स दैट ईच डॉटर सेल formed at the end of cell division receives equal amount of DNA। डीएनए रेप्लिकेशन से हमें ये एश्योरेंस मिलती है कि जो नया डॉटर सेल बना है सेल डिवीजन के बाद, उसको इक्वल अमाउंट में ही डीएनए मिले। इफ डीएनए वॉन्ट बी कॉपीड देन द डॉटर सेल्स वॉन्ट रिसीव एनी नेसेसरी जीन्स। अगर डीएनए कॉपी नहीं होता तो वो डॉटर सेल को नेसेसरी अमाउंट में जीन्स नहीं मिलते। There may be absence of important proteins which are encoded by DNA if DNA won't be replicated। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता तो वहां पे प्रोटीन भी नहीं मिल पाता उस पर्टिकुलर डॉटर सेल को। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि क्यों डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी। फिर 29 नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज अ स्पोर एंड एक्सप्लेन एसेक्सुअल मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है एक्चुअल में होता है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऑब्वियसली, एंड मेनी स्पोर्स आर हाउस्ड इन सेक्स नोन एज स्पोरेंजिया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। द प्लांट्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स एंड स्पोर सैक बर्स्ट। ठीक है, कोई भी प्लांट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। अब वो जो स्पोर है वो बर्स्ट हो जाते हैं यानी कि ओपन हो जाते हैं। दिस स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द एयर वेयर दे जर्मिनेट एंड क्रिएट अ न्यू प्लांट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जब वो स्पोर्स ओपन होते हैं एयर के अंदर तो वहां पे जर्मिनेशन होता है और वो स्पोर में से एक न्यू प्लांट जो है वहां से फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्रिएट होता है। फिर है फिजिक्स का एक क्वेश्चन, व्हाई डज नॉर्मल ह्यूमन आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरर व्हेन दे आर प्लेस्ड क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी आई, तो हमारे आई में या तो आप कह सकते हो कि हमारे रेटिना पे क्लियर इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे सीलियरी मसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन हो चुके हैं। मतलब कि क्या होता है कि कई बार पेन होने लगता है अगर हम कंटिन्यूसली कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे हो। जब आई के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है तो उसकी वजह से रेटिना पे क्लियर इमेज नहीं बनती है, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते। अब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of length L and cross section area A is 4 ohm of the given material, then what is the resistance of wire of length of same material and cross section 2A। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि हमारे पास एक वायर 1 गिवन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो हमें L गिवन है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें ए गिवन है। अगर उसके लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो हमें उसका रेजिस्टेंस 4 गिवन है और रो एल बाई ए एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं वायर 2 की बात करूं जिसकी लेंथ सेम है, मतलब कि लेंथ को मैं एल ले लेता हूं और उसका जो एरिया है वो मैं 2a ले लेता हूं, तो उस केस में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। लेकिन यहाँ पे एरिया हमारे पास 2a है तो मैं यहाँ पे 2a लिख दूंगा। अब
रो एल बाई ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये जो रो एल बाई ए है उसकी जगह पे मैंने 4 लिख दिया, नीचे 2 एज इट इज। तो जो न्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा 2 ओम। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मान लो कि यहाँ पे लेंथ को वो लोग चेंज करके 2L दे देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग ये L की जगह पे 2L लेके सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 32, ये अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज halved so that its resistance remains the same. So what will be the change in current flowing through the electrical component? Okay, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब कि जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा, जितना V कम होगा उतना ही I कम होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हाल्व्ड कर दिया, हाल्व्ड का मतलब कि हाफ कर दिया, 50% कर दिया, और रेजिस्टेंस को सेम रखा, मतलब कि कोई चेंज रेजिस्टेंस में नहीं हो रहा है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो करंट में क्या चेंज आएगा? अगर हमारा V हाफ हो चुका है तो करंट भी कितना हो जाएगा? हाफ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स हाफ देन करंट विल आल्सो बिकम हाफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल डज द एडजेसेंट फिगर करस्पॉन्ड्स टू? आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा एक ही रूल है जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को कोरिलेट करता है। उस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उसका स्टेटमेंट लिखना है। आप लोगों को याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने पेपर नंबर 1 में भी किया था मार्वल के अंदर, कि हमें यहाँ पे तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। ये जो है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की और ये करंट की। तो वही सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे भी रिपीट करनी है। अब what is the reason why some substances are biodegradable and some substances are non biodegradable? तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं फ्रॉम दी स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स मतलब कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है व्हाट इज बायोलॉजिकल एक्सपेंशन? इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। एंड डू द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेंशन आल्सो डिफर एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब टॉक्सिसिटी यानी कि हार्मफुल केमिकल्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ने लगता है, उस चीज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट अमाउंट में चेंज होता है, जैसे कि मैक्सिमम होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टॉप जो हमारे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जो लोवेस्ट में हर्बीवोरस है या तो इवन प्लांट्स हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे कम होगा। सबसे छोटे से सबसे ज्यादा में हम आगे जाते हैं ट्रॉपिकल लेवल पे तो बायोलॉजिकल एक्सपेंशन जो है वो बढ़ता जाता है। अब पूछा है क्वेश्चन 36 में What methods do plant use to get rid of waste product? वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। कई बार वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर को लूज करते हैं, और कई बार प्लांट्स जो है उनके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट को जो है स्टोर करके रखते हैं। अब है state how the intensity of magnetic field produced near the center of coil due to the current carrying in the circular coil can be increased। ठीक है, अब समझना, हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से डिनोट करते हैं
उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है सबसे पहले करंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और सेकंड फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही राउंड वाली कॉइल है, एक ही ऐसा लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेस होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल लूप्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो हम दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग करंट एंड सेकेंड है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन जो 3 मार्कर्स होते हैं और उसमें से आप लोगों को एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट अगेन क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास बैलेंसिंग का, जो है HNO3 plus CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2O। यहाँ पे NO3 आप देखोगे तो 2 बार है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें राइट में भी इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 हो चुका है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो चुका है। तो 2 एंड 2 मिलके हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो। ये वाले देखो हमने NO3 को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, दैट मीन्स हम इसके ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। 3 × 2 6, 3 × 2 6। और यहाँ पे अगर आप O को काउंट करोगे तो कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे भी O को काउंट करोगे तो वो 2 है, दैट मीन्स ये हमारा बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। अब यहाँ पे Na को काउंट करो 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2Na हो चुका है हमारे पास, SO4 यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो चुका है। अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। सबसे पहले काउंट करो आप लोग हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2HCl। SO4 यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी है, Ba यहाँ पे भी है, Ba यहाँ पे भी है, Cl2 है तो ये भी Cl2 हो चुका है, हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं। दैट मीन्स अब ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द मेथड बाय विच कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस अलोंग विथ डायग्राम। हम कॉपर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सबसे पहले जो है हम इम्प्योर कॉपर की प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, प्योर कॉपर की प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और नीचे जो है मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है जो एसिडिफाइड होता है। जब भी हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इम्प्योर कॉपर जो है वो हमें नीचे एनोड के नीचे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको एनोड कहा जाता है, उसके नीचे डिपोजिशन मिलता है जो वेस्ट मटेरियल है उसका। अब एनोड में से जो वेस्ट निकला है उसको कहा जाता है एनोड मड, और प्योर कॉपर के जो आयंस हैं वो थ्रू दी सॉल्यूशन यहाँ पे जो इम्प्योर प्लेट है उससे ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स दी प्योर प्लेट। मतलब कि ऐसे लेफ्ट टू राइट जो है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के आयंस ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से प्लेट ए की थिकनेस कम होती जाएगी, प्लेट बी की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी,
और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमें प्लेट बी के ऊपर प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम प्योर कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि जनरल प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है आयनिक कंपाउंड की। याद हो तो सेम हमने लिखा था पेपर नंबर 1 में भी, वापिस से मैं रिपीट कर देता हूं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में वो बहुत लार्ज होता है। हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म का मतलब जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब हमें एक टेबल कंप्लीट करना है 41 नंबर के क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे हार्मोन का नेम लिखना है जो शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। पता ही आप लोगों को, वो हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। फिर एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल की जो आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो डिटरमाइन करता है। उसका जो मेन फंक्शन है, जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डेवलपमेंट के काम में आता है। और ग्रोथ हार्मोन का तो आपको पता ही है, जिसकी वजह से बॉडी का ग्रोथ होता है, जैसे कि बोन्स का ग्रोथ होता है और कार्टिलेज का ग्रोथ होता है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। फिर नेम द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिस्टेड दिए। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? 2 बार फिजन होता है। 2 बार फिजन का मतलब क्या हुआ कि पहले एक पेरेंट सेल में से 2 डॉटर सेल निकलेंगे और वो डॉटर सेल का वापिस से डिसइंटीग्रेशन होगा, डिवीजन होगा, और उसमें से एक डॉटर सेल में से वापिस 2 और दूसरे डॉटर सेल में से भी वापिस 2 सेल जो है डॉटर सेल निकलेंगे। इस तरीके से जो 2 बार फिजन होता है उस फिजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। फिर पूछा गया है रीजनरेशन के बारे में, जो हमें एग्जांपल के साथ बताना है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट डैमेज या तो ब्रेक हो चुका है, तो उस टाइम पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करके वापिस से वो पर्टिकुलर पार्ट ग्रो हो जाता है। इसका एग्जांपल है प्लेनेरी। आपने ये लिजर्ड के केस में भी देखा होगा कि कई बार लिजर्ड की जो टेल है वो ब्रेक हो चुकी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस से रीग्रो होती है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होता है उसको कहा जाता है रीजनरेशन। जब एक पार्ट कट हो चुका है फिर भी वहां पे वो पार्ट वापस से रीग्रो हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। अब एक न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज +0.35। अगर आपको मैग्निफिकेशन की साइन पॉजिटिव दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो जनरली हमें देखने को मिलती है कॉनकेव लेंस में। अब हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें इसको सॉल्व करना है और बाद में इसका रे डायग्राम बनाना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो लेंस के लिए होता है वो होता है m = v/u। तो m की जगह पे हम लिख देंगे 0.35, दैट इज इक्वल टू बनेगा v/u। अगर हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v = 0.35u बने। फिर हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ जो है वो हम लेंगे नेगेटिव, बिकॉज कॉनकेव लेंस है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फोकल लेंथ की वैल्यू लिख दी, v की वैल्यू लिख दी और इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके। सॉल्व करने के बाद हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू मिल गई तो हमें v की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हमें पता चला कि इमेज कहाँ पे बनती है, 9.75 सेंटीमीटर पे। ये हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया, तो इमेज हमें पता चल गई यहाँ पे बनती है। हमें फोकल लेंथ भी पता है कि 15 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम बाद में उसका यूज करके, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, यानी कि केस नंबर 2,
उसका यूज करके हम फाइनली रे डायग्राम कंप्लीट कर देंगे। अब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्वेश्चन जनरली आपको 1 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछा है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के अंदर आपको जनरली 1 या तो मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा लिखने वाला कोई पार्ट होता ही नहीं। जनरली आप क्या लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है n इज इक्वल टू c अपॉन v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। और अगर आपको इसको और एक्सपांड करना है तो आप डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो। जैसे कि एयर के लिए हम 1 लेते हैं, वाटर के लिए हम 4/3 रहते हैं, फिर ग्लास के लिए हम 3/2 लेते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। तो मैक्सिमम आप इतना लिख सकते हो, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछने का कोई चांस नहीं होता है। हो सकता है कि इसको ऐसे ए में पूछ लिया और बी के अंदर आपको कुछ और पूछ ले, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी अकेला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 3 मार्क्स में नहीं आ सकता। अब हमें सर्किट बनानी, सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये है वोल्ट मीटर, ये है एमीटर, ये है हमारे पास की या तो स्विच, और ये है हमारे पास सेल। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सेल को, जिसमें से करंट पास होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे स्विच को, फिर उसके साथ कंडक्टिंग वायर का यूज करके हमने कनेक्ट कर दिया हमारा रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम एमीटर हमेशा सीरीज में लगाएंगे, तो वो पॉजिटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इस तरीके से पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे और यहाँ पे करंट आई को शो कर देंगे। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी, जिसमें 4 मार्कर्स पूछे जाते हैं और इसमें से एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में एक्सप्लेन क्लोर अल्कलाई प्रोसेस वो हमें बताना है, जिसमें हम कॉस्टिक सोडा को ऑब्टेन करते हैं। जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसका हम लिस्ट करेंगे और उनके यूजेस भी लिखने वाले हैं। तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को पहले तो हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसमें से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट और ये है हमारे बाय प्रोडक्ट। हमें इनके यूजेस लिखने। तो सबसे पहले हम क्लोरीन गैस को यूज कर सकते हैं PVC पाइप बनाने के लिए। CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, पेंट्स के अंदर भी यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के अंदर भी यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, जहां पे वेजिटेबल ऑयल जो हमारा ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेजिटेबल घी। तो इस तरीके से जो है हम इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर हमें पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज एक्वस HCl सॉल्यूशन कंडक्टिव। एक्वस सॉल्यूशन जो HCl का है वो एक्चुअल में बनाता है H+ आयन। मैं सबसे पहले फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं कि वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस जब भी वो एक्वस फॉर्म में हो, यानी कि वाटर के साथ जो है मिक्स्ड हो। तो बाद में वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। When acid solution is diluted with water, then what will be the change in concentration of H+? मान लो हमने HCl सॉल्यूशन को और ज्यादा डाइल्यूट किया,
यानी कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ये याद रखना, पर यूनिट वॉल्यूम लिखना जरूरी है, डिक्रीजेस, ये याद रखना है। जैसे ही हम वाटर को ऐड करते जाएंगे तो उसकी एसिडिटी लेस होती जाएगी, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, उसकी एसिडिटी डिक्रीज होती है। थर्ड के अंदर पूछा है whose pH will be higher, concentrated HCl और dilute HCl। हायर pH वैल्यू किसका होगा? तो ऑब्वियसली जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी लेस होगी। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ज्यादा एसिडिक होता है, डाइल्यूट HCl लेस एसिडिक होता है, तो इसका आंसर आएगा डाइल्यूट HCl, इसकी pH वैल्यू ज्यादा हो। और लास्ट में हमें रिएक्शन लिखना है HCl का NaHCO3 के साथ। तो ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया है कि NaHCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये Na ये वाले Cl के साथ कंबाइन होके NaCl और साथ में CO2 और H2O का रिलीज होता है। अब 49th वाले क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है प्रोपेनॉन का, और उसके साथ साथ मीथेन के अंदर कोवालेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो बताएं। हमें पता है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है उस तरीके से बनेगा। फिर हमें प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो प्रोपेनॉन के अंदर बीच में CO आता है और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ऑक्सीजन के साथ। उसका भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख देना। 50 वाला जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z वाला। ये चार्ट आप लोगों को ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर दे दिया है। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखने हैं, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस वाले रिएक्शन है। इसमें से कई बार 1 मार्कर्स भी बनते हैं, आप लोग इसको याद रख लेना। नीचे जो ये दिया है वो क्या है, उसका सॉल्यूशन है। तो देखो X की जगह पे क्या आएगा, पाइरुवेट आएगा, यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला आएगा। फिर Y की जगह पे आप देख सकते हो इथेनॉल आएगा, Z की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ पे A की जगह पे लैक्टिक एसिड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर वाटर है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, इसको खास करके याद रखना, 1 मार्कर्स में भी ये पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स। पोर्स का मतलब हम स्टोमेटा की बात करें, जो पर्टिकुलर सिचुएटेड होते हैं किसी भी प्लांट सेल के एपिडर्मिस यानी कि स्किन में। अब पोर्स को ओपन और क्लोज करने का काम जो है वो गार्ड सेल्स करते हैं। गार्ड सेल्स जो है जब प्रेशर आता है उनके ऊपर तो वो उसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके थ्रू क्या होता है, तो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो एक्सचेंज है वो इसके थ्रू होता है। कब स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा वो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ह्यूमिडिटी। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं, ये एक्चुअल में अगेन 4 मार्क्स में नहीं पूछ सकते, मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जिसको दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जनरली होती है ओल्ड एज प्रॉब्लम, और वहां पे उस इंसान के सिलियरी मसल्स वीक हो चुके हैं, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली गई है। इसको रोकने के लिए या तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बाइफोकल लेंस को यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये अगेन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एज इट इज, ये वाला डायग्राम। जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसके ऊपर फोर्स लगता है। कंडीशन क्या है? तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों फिंगर्स जो है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये लेफ्ट हैंड रूल आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, 2 मार्क्स में भी पूछा गया था। सेम चीज है, लेकिन इस बार इन्होंने एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा है। ऐसा बोर्ड के अंदर नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछे और 4 मार्क्स में भी पूछे। हो सकता है कि 2 मार्क्स में पूछ ले, हो सकता है कि 4 मार्क्स में पूरी एक्टिविटी पूछ ले। अब यहाँ पे फोर्स कैसे इंक्रीज हो सकता है? तो अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज व्हाट आर डीकंपोजर्स और उनका रोल क्या है। डीकंपोजर्स अगेन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसको डीकंपोज करते हैं। डीकंपोजर्स का काम होता है डेड और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डीके करना, न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिसाइकल करना और हमारी जो फूड चेन है उसको कंप्लीट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीकंपोजर्स हमारे अर्थ के। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम गाला पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।